आज का टाइम बोले तो डिजिटल दुनिया, यहाँ पर हर दिन कुछ नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी आती है और हमें ऐसा लगता है कि लोग ऐसा सोच कैसे रहे हैं। I mean, कुछ तो है जो ब्रेन के अंदर चल रहा है और डिफरेंट तरीके से। तो क्या टाइम के साथ साथ ब्रेन के पैटर्न्स चेंज हुए हैं या कुछ तो है जो वाकई में चल रहा है और हमें नहीं पता है? तो बिल्कुल एग्जैक्टली चल तो रहा है, लेकिन आपको पता चल जाएगा आज की ऑडियो बुक समरी में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं समरी ऑफ अ होल न्यू माइंड, जिसे लिखा है डेनियल पिंक ने। और अगर बात करें इस समरी की, तो यहाँ पर आप जानेंगे कि आज के टाइम में राइट ब्रेन बढ़ रहा है और इसके साथ आर डायरेक्टेड थिंकर है, दूसरी ओर एल डायरेक्टेड थिंकर कम हो रहे हैं। इस समरी में आप आर डायरेक्टेड और एल डायरेक्टेड थिंकर्स के बीच के फर्क को समझेंगे और ये अभी हमारी सोसाइटी को कैसे अफेक्ट कर रहा है ये भी जानेंगे। एल डायरेक्टेड थिंकर लेफ्ट ब्रेन को यूज करते हैं जो लॉजिकल और एनालिटिकल है। दूसरी ओर आर डायरेक्टेड थिंकर्स के पास एक एक्टिव राइट ब्रेन है जो क्रिएटिव, इमेजिनेटिव और लॉन्ग टर्म की चीजों को देखना ज्यादा पसंद करता है। यहाँ पर आप सीखेंगे कि एल डायरेक्टेड थिंकर्स पीछे रह गए हैं क्योंकि उनकी जगह अब पावरफुल सॉफ्टवेयर से काम लिया जा रहा है जो सोचने में तेज और ज्यादा सटीक होते हैं। इस समरी में आप ये भी जानेंगे कि आर डायरेक्टेड थिंकर बढ़ रहे हैं क्योंकि उनमें क्रिएटिव सेंसेस है जो कंप्यूटर में नहीं है, तो ये उन्हें वैल्यूएबल बनाता है और उनकी मांग को बढ़ाता है। तो सौभाग्य से कोई भी आर डायरेक्टेड थिंकर बन सकता है। ये आसान नहीं है, लेकिन ये समरी आपको उन क्वालिटीज की ओर गाइड करेगी जिन्हें आपको राइट ब्रेन वाला बनने के लिए अपने अंदर लाना होगा। तो ये समरी आपको बताएगी कि कैसे जहाँ दूसरे फेल हो रहे हैं वहाँ सक्सेसफुल होना है और आप आखिरकार इस मॉडर्न दुनिया में कैसे फिट हो सकते हैं। तो आइए इस जर्नी को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं राइट ब्रेन राइजिंग की। पिछले दशकों में एल डायरेक्टेड थिंकर समाज में, सोसाइटी में सबसे बेस्ट रहे हैं। ये वो शानदार दिमाग है जो मौजूद जानकारी को गहराई और एक्सपर्ट तरीके से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फ्यूचर बदल रहा है और कुछ खास तरह के लोगों के लिए जगह बना रहा है जो है आर डायरेक्टेड थिंकर। ये क्रिएटिव लोग हैं, इन्वेंटर्स, डिजाइनर, स्टोरी कहने वाले, आर्टिस्ट, वो लोग जो छोटी छोटी बातों को देखने की बजाय लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं। क्योंकि हमारा ब्रेन जटिल है, यानी कि कॉम्प्लेक्स है। हम ये बहुत टाइम पहले से जानते हैं कि ब्रेन दो हिस्सों में बटा हुआ है। कुछ टाइम पहले तक सभी साइंटिस्ट अग्री करते थे, मानते थे कि ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा सबसे इम्पोर्टेंट है और ये हमें इंसान बनाता है। वहीं दूसरी ओर राइट हिस्सा शुरुआती ब्रेन डेवलपमेंट स्टेज के बाद बचा हुआ हिस्सा है। लेफ्ट साइड को ज्यादा इम्पोर्टेंट माना गया है क्योंकि ये रैशनल, लॉजिकल और एनालिटिकल है। लेकिन 1950 यानी कि 1950 में ब्रेन को लेकर के हमारी समझ गलत साबित हुई। एक्सपर्ट न्यूरोलॉजिस्ट रॉजर डब्ल्यू स्पेरी ने मिर्गी के मरीजों पर स्टडी की। इन पेशेंट्स में ब्रेन के दो हिस्सों को जोड़ने वाली नसें कार्पस कॉलोसम नहीं थी। ये सोचा गया कि इन पेशेंट्स की कार्पस कॉलोसम को हटाने से उनके मिर्गी के दौरे ठीक हो जाएंगे, इसलिए उन्हें बटा हुआ दिमाग यानी स्प्लिट ब्रेन कहा जाता था। स्पेरी ने इन लोगों को देखा और उन्होंने उनके बिहेवियर में एक बड़ा चेंज देखा। इससे उन्होंने रिजल्ट निकाला कि ब्रेन का राइट हिस्सा, जिसे मूर्ख और मानसिक रूप से सुस्त माना जाता था, वह कुछ खास काम को ज्यादा अच्छे से कर सकता है। स्पेरी ने कहा कि राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन के मुकाबले कमजोर नहीं, बल्कि वो अलग तरह से सोचता है। तो ये दो ब्रेन और सोचने के दो तरीके होने जैसा था। लेफ्ट हिस्सा रीजनिंग समझता है, लेकिन राइट हिस्सा पैटर्न को पहचानता है, भावनाओं यानी कि फीलिंग्स और अनकहे संकेतों को समझता है। स्पेरी ने इस खोज के लिए नोबेल पीस प्राइज भी जीता। 1979 में एक आर्ट इंस्ट्रक्टर बेटी एडवर्ड्स ने एक किताब लिखी जिसका नाम था ड्रॉइंग द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। उसने रॉजर स्पेरी की खोज को स्टडी किया और आम लोगों के लिए इसे समझना आसान बना दिया। बेटी ने ब्रेन के राइट हिस्से से सोचने के कॉन्सेप्ट को ज्यादा फेमस बना दिया। वो इस बात से सहमत नहीं थी कि कुछ लोगों में आर्टिस्टिक काबिलियत नहीं हो सकती। बेटी ने कहा कि ड्राइंग करना मुश्किल नहीं है, हमें सिर्फ अपने लेफ्ट ब्रेन की सोच को शांत करके राइट ब्रेन को अपना काम करने देना है। इस तरह हम आर्ट को देखकर उसकी तारीफ कर सकते हैं। लेफ्ट हिस्सा लॉजिकल सोच को हैंडल करता है, जबकि राइट हिस्सा बड़ी दुनिया के बारे में सब कुछ जानता है। जब दोनों हिस्सों को एक साथ पूरी तरह से काम में लाया जाता है तो रिजल्ट बहुत ही अच्छे होते हैं। लेकिन जब कोई इंसान सिर्फ एक से काम करता है और दूसरे को अलग रख देता है तो उसकी परफॉर्मेंस में कमी होती है। जो लोग लॉजिकली और स्टेप बाय स्टेप सोचते हैं वे इंजीनियर और लॉयर बनते हैं, जबकि जो लोग पूरी चीज को देखकर और नेचुरल रूप से सोचते हैं वे इन्वेंटर, एंटरटेनर और काउंसलर बन जाते हैं। पहली तरह की सोच को एल डायरेक्टेड थिंकिंग कहा जाता है और दूसरा आर डायरेक्टेड थिंकिंग है।
एल लेफ्ट ब्रेन को दिखाता है जबकि आर राइट ब्रेन को। पिछले दशकों में एल डायरेक्टेड थिंकर अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए अवार्ड जीत रहे थे और वो अक्सर सोचते थे कि राइट हिस्सा लेफ्ट हिस्से को पूरा करता है। लेकिन डिजिटल युग में चीजें बदल रही है। आर डायरेक्टिंग सोच तय कर रही है कि हम फ्यूचर में कहाँ जा रहे हैं और हम वहाँ कैसे पहुँचेंगे। आज कई इंडस्ट्रीज जैसे कि बिजनेस, मेडिसिन और लॉ आर डायरेक्टेड सोच को यूज कर रहे हैं। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक और एनालिसिस अब काफी नहीं है। अब लोग राइट ब्रेन की काबिलियत जैसे कि तालमेल, दया, मीनिंग और स्टोरी टेलिंग की मांग कर रहे हैं। इसके कारण आर डायरेक्टेड सोच रखने वाले लोग फ्यूचर में कामयाब होंगे। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं होल न्यू माइंड के सेंसेस, द सेंसेस ऑफ द होल न्यू माइंड। सबसे पहले सिम्फनी। आगे आने वाले चैप्टर में हम राइट ब्रेन के क्रिएटिव सेंसेस को डिस्कस करेंगे। वे हैं सिम्फनी, एम्पैथी, मीनिंग और स्टोरी। साथ में अपने साथ एक पूरा नया ब्रेन यानी कि होल न्यू माइंड लेकर आते हैं, जिसकी हमें इस डिजिटल युग में आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। तो आइए एक एक करके इन कमाल के सेंसेस को हम डिस्कस करते हैं। क्या आपने कभी ऑर्केस्ट्रा परफॉर्मेंस देखी है? क्या आपने देखा है कि किस तरह अलग अलग ग्रुप अलग अलग नोट्स और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ मिलाकर एक बहुत अच्छी धुन बनाते हैं? इसे हम सिम्फनी कहते हैं। सिम्फनी का मतलब अलग अलग हिस्सों को मिलाना और उन्हें एक साथ काम करवाना है, ना कि उन्हें अलग अलग करके एनालाइज करना। जब आप एक जवाब ढूंढने की बजाय दो बिल्कुल अलग अलग चीजों को आपस में जोड़ते हैं और उनके कॉमन पैटर्न को देखते हैं तो इसे सिम्फनी कहा जाता है। जब आप कुछ नया इवेंट करने के लिए दो अलग अलग एलिमेंट्स को मिलाते हैं तो ये भी सिम्फनी है। जो लोग इस डिजिटल युग में सफल होना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, उन्हें सिम्फनी की जरूरत है। उन्हें अलग अलग कॉन्सेप्ट में समानता खोजना सीखना चाहिए। उन्हें पता होना चाहिए कि कुछ नया बनाने के लिए अलग अलग आइडियाज को कैसे जोड़ा जाए। 1970 में यानी कि 1970 में हर्शी फूड कॉर्प टीवी पर एक एड के साथ आए जिसमें उन्होंने आर्ट डायरेक्टेड सोच और सिम्फनी को यूज किया था। एड में एक आदमी चॉकलेट खाते हुए रास्ते के किनारे सपने देखता हुआ चल रहा था। दूसरी ओर से एक और आदमी पीनट बटर खाते हुए आ रहा था। ये दोनों आदमी एक दूसरे से टकराते हैं। पहला आदमी शिकायत करता है, अरे तुमने मेरी चॉकलेट पर पीनट बटर मिला दिया। फिर दूसरा आदमी बोलता है, तुमने भी मेरे पीनट बटर में चॉकलेट मिला दिया। दोनों आदमी पीनट बटर मिला हुआ चॉकलेट खाते हैं और वो चकित हो जाते हैं, शॉक्ड हो जाते हैं कि उसका टेस्ट कितना अच्छा हो गया। आदमियों को एहसास होता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन गया है। तो आर्ट डायरेक्टेड थिंकर ऐसे सिंपल कॉम्बिनेशन के पीछे की साइंस को समझते हैं। कई मामलों में सबसे कमाल का आइडिया दो मौजूदा आइडिया को मिलाकर बनता है जो पहले किसी ने नहीं सोचा था। और ये एक ऐसी खूबी है जो सिर्फ दिमाग का राइट हिस्सा ही कर सकता है। डिजिटल युग एक इंसान को आगे बढ़ने के लिए इस तरह की काबिलियत की मांग करता है। कंप्यूटर और इंटरनेट से पहले बारीकी से जांच करने की काबिलियत के कारण जानकार लोग जरूरी थे। इस डिजिटल युग में मशीनों ने इनमें से कई लोगों की जॉब ले ली। उनका काम अब पावरफुल सॉफ्टवेयर की मदद से मिनटों में हो जाता है। इसलिए अब जो कंप्यूटर नहीं कर सकता वो वैल्यूएबल हो गया है। सिम्फनी उनमें से एक है। ज्यादातर एम्प्लॉयर्स ऐसे लोगों की खोज में रहते हैं जिनमें सिम्फनी है। स्टीरियो के पार्ट बनाने वाली कंपनी के सीईओ सिडनी हरमन एमबीए की डिग्री वाले लोगों को नौकरी पर नहीं रखना चाहते। इसके बजाय वो कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कुछ पोएट यानी कवि मैनेजर बने, क्योंकि पोएट में सिम्फनी होती है। वे डिजिटल थिंकर है। वे नए आइडिया के लिए लॉजिक पर नहीं बल्कि इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी पर भरोसा करते हैं। जैसे कि डिसलेक्सिया एक कंडीशन है जिसमें इंसान पढ़ने की कोशिश करता है लेकिन सारे अल्फाबेट एक दूसरे से मिक्स हुए नजर आते हैं और शब्दों को प्रोसेस करना मुश्किल होता है। यह लीनियर सिक्वेंशनल लेफ्ट ब्रेन की थिंकिंग में किसी दिक्कत के कारण होता है। हालांकि न्यूरोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि डिसलेक्सिक लोगों में बहुत अच्छी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल होती है। ये इसीलिए है क्योंकि उनका राइट ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करता है। यही रीजन है कि डिसलेक्सिक लोगों में अभी भी लीडर और मैनेजर बनने की बड़ी पोटेंशियल है। अब आगे बात करते हैं एम्पैथी की। एम्पैथी अपने आप को किसी और की जगह रखकर सोचने की खूबी है कि वे कैसा फील करते हैं। लेकिन ये सिर्फ उस इंसान के लिए बुरा फील करना नहीं है बल्कि इन फीलिंग्स को उनके साथ बांटना भी है। पहले एम्पैथी या सहानुभूति सिर्फ नरम दिल होने की निशानी थी जो जरूरी नहीं थी, क्योंकि लोगों का सख्त होना अच्छा माना जाता था। लेकिन अभी आर्ट डायरेक्टेड थिंकर की मांग है जो दूसरों के एक्सप्रेशन को समझ और पढ़ सकते हैं। जब प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन ने कहा कि मैं आपका दर्द महसूस कर रहा हूँ तो कई लोग उनके क्रिटिक बन गए।
उन्होंने कहा कि प्रेसिडेंट ने कायरो वाला काम किया है। अमेरिकी लोग प्रेसिडेंट को लॉजिकली और स्ट्रेटेजिक तरीके से सोचने के लिए पैसा देते हैं, हमदर्दी जताने के लिए नहीं। एक प्रेसिडेंट को एल डायरेक्टेड थिंकर होना चाहिए। यहाँ तक कंपनीज भी एल डायरेक्टेड सोच रखती है। पहले हाईटेक कंपनीज में सारे एम्प्लॉयज सिर्फ डेटा के बेस पर लिए जाते थे और इमोशंस को बिल्कुल भी इंक्लूड नहीं किया जाता था। लेकिन इससे कंपनीज में ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई, इसीलिए कंपनीज डिफरेंट अप्रोच ले रही है। तो ये एक तरफा सोच बहुत ही सीमित है। आज कंपनी एक अलग नजरिया अपना रही है। जब प्रेसिडेंट क्लिंटन ने वो सहानुभूति भरे शब्द कहे, एल डायरेक्टेड सोच से आर डायरेक्टेड सोच में ये बदलाव तब साफ दिखाई दे रहा था। इंटेलेक्चुअल एबिलिटी से ज्यादा इमोशनल एबिलिटी को ज्यादा पसंद किया जा रहा है। पिछले 2 दशकों में टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हुई है। टेक्नोलॉजी ने इंसानों के बहुत सारे काम संभाल लिए हैं क्योंकि वे ज्यादा एफिशिएंट है। मशीनें मिनटों में बड़ी कैलकुलेशन कर सकती है, लेकिन वो एक काम नहीं कर सकते, भले ही इंजीनियर कितनी भी कोशिश कर ले। कंप्यूटर अभी भी लोगों से बातचीत नहीं कर सकते। कंप्यूटर हमारी भावनाओं को नहीं भाप सकते या हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ सकते। यहीं से आर डायरेक्टेड सोच सामने आती है। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट्स इंटरपर्सनल डायनेमिक्स नाम के कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आते रहे हैं। ये लोगों को सहानुभूति सिखाने पर फोकस करता है। जो लोग लॉयर बनने की इच्छा रखते हैं वो इस कोर्स को करते हैं ताकि वो सीख सके कि अपने क्लाइंट को कैसे समझे, उनकी असल जरूरतों को महसूस करे और उनसे हमदर्दी रखे। ये कोर्स लॉयर को जूरी को देखना, चेहरे के हाव भाव पढ़ना और ये समझना भी सिखाता है कि वो आर्ग्यूमेंट जीत रहे हैं या हार रहे हैं। लेकिन एम्पैथी फ्यूचर में सिर्फ बचे रहने का टूल नहीं है, ये एक मोरल वैल्यू है जिसे हम सभी को जीना चाहिए। दूसरों को समझने से हम इंसान बनते हैं और हमें खुशी मिलती है। अगर आप चेहरे के हाव भाव और दूसरों के बिना बोले ही सिग्नल्स को पढ़ सकते हैं तो डिजिटल युग आपके लिए अच्छी तरह से काम करेगा। लेकिन अगर आप एक एल डायरेक्टेड थिंकर है जिसे ये मुश्किल लगता है तो अपने अंदर एम्पैथी लाना शुरू कर दें, क्योंकि ये उन सेंसेस में से एक है जिसकी मॉडर्न दुनिया में बहुत जरूरत है। अब आगे बात करते हैं मीनिंग की। हाल ही में अमेरिकन्स पर की गई एक स्टडी ने दिखाया कि 58% अक्सर अपनी जिंदगी के पर्पस और मीनिंग के बारे में सोचते हैं। मटेरियलिस्टिक कल्चर, जिसका मतलब इकोनॉमिक और फिजिकल सिक्योरिटी है, अब धीरे धीरे पोस्ट मटेरियलिस्टिक कल्चर जो लाइफ की क्वालिटी पर जोर देता है में बदल रहा है। एक दूसरे सर्वे ने बताया कि 5 में से 3 लोगों को लगता है कि अगर उन्हें पैसे के अलावा मीनिंग और पर्पस का सेंस भी मिले तो काम करने की जगह बेहतर बन जाएगी। 1942 में यानी कि 1942 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम जर्मन्स ने वियना में सैकड़ों जूइश लोगों को गिरफ्तार किया। कैदियों में विक्टर फ्रैंकल नाम के एक जवान साइकेट्रिस्ट थे। अपनी गिरफ्तारी के समय फ्रैंकल एक वेल बीइंग थ्योरी पर काम कर रहे थे जिसने उनके फील्ड में लोगों का ध्यान उनकी ओर खींचा था। फ्रैंकल और उनकी पत्नी टिले को पता था कि उन्हें अरेस्ट किया जाएगा और वो इसके लिए तैयार थे। डटे रहना उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। फ्रैंकल के पास हाथ से लिखे गए कई सारे कागज थे। उसमें वे जो बुक लिख रहे थे उसकी थ्योरी लिखी थी। गिरफ्तार होने से ठीक पहले टिले ने इस किताब को अपने पति के कोट के लाइनिंग में सिलाई कर दी थी। जब फ्रैंकल को कंसंट्रेशन कैंप में लाया गया तब उन्होंने कोट को पहना हुआ था। ऑशविट्ज में पहले दिन फ्रैंकल ने अपने कोट को पकड़ रखा था, लेकिन दूसरे दिन एक गार्ड ने उनके कपड़े छीन लिए और उनके वो कागज हमेशा के लिए खो गए। आखिर में फ्रैंकल ने अपनी पत्नी, माँ, पिता और भाई को भी खो दिया। लेकिन फ्रैंकल ने अपनी बुक को पूरी करने और पब्लिश करने की ठान ली थी। कैंप के अंदर उन्होंने चोरी किए हुए कागज के टुकड़ों पर अपनी असली थ्योरी को फिर से लिखा। 1946 में यानी कि 1946 में जब कैदियों को आजाद किया गया तो फ्रैंकल के कागज के टुकड़े हिस्ट्री की सबसे अच्छी बुक में से एक मैन सर्च फॉर मीनिंग लिखने का आधार बन गए। इस बुक में फ्रैंकल ने बताया कि कैसे वह कम खाने, मुश्किल हालातों में काम करना और दूसरों के दुख से मजा लेने वाले गार्ड्स को झेलने के बाद भी बचे रहे। लेकिन ये बुक सिर्फ डटे रहने के बारे में नहीं है, ये एक मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए एक गाइड भी है। अपनी कहानी और साथी कैदियों के आधार पर फ्रैंकल ने लिखा कि सबसे मुश्किल टाइम में इंसान को खुशी महसूस करने में या दर्द से बचने में कोई दिलचस्पी नहीं रह जाती। वह अपने होने का कारण और मतलब खोजने लगता है। फ्रैंकल को कंसंट्रेशन कैंप में मीनिंग मिला, भले ही वो फिजिकली कमजोर हो गए हो, लेकिन उन्होंने अपनी मेंटल और इमोशनल एबिलिटी को कम नहीं होने दिया। फ्रैंकल ने अपना बुक लिखना और अपनी थ्योरी पर काम करना जारी रखा। इस पर्पस ने उन्हें आगे बढ़ते रहने में हेल्प की। उन्होंने लिखा कि इंसान बहुत दर्द और तकलीफ में मीनिंग पा सकता है। 21वीं सदी में कई बदलावों ने बड़ी संख्या में लोगों को मीनिंग की खोज करने के लिए इंस्पायर किया है।
हालांकि गरीबी और बेसिक सर्विस की प्रॉब्लम अभी भी यहाँ है, फिर भी ये कहा जा सकता है कि हम अच्छे समय में जी रहे हैं। यह साबित करता है कि किसी भी इंसान के लिए खुश होने के लिए मटेरियल चीजें काफी नहीं है। हमें जीने के लिए एक पर्पस खोजने की जरूरत है। तो मीनिंग के बारे में जानने के बाद में अब बात करते हैं कहानियों की। हम सभी को कहानियां बहुत पसंद है, हम उन्हें आसानी से नहीं भूलते। एक अच्छी कहानी बनाने के लिए इंसान को क्रिएटिव होने की जरूरत है, जो राइट ब्रेन की एक खूबी है। लोग उन स्टैटिस्टिक्स और लॉजिस्टिक्स से ऊब चुके हैं जो एल डायरेक्टेड थिंकर्स देते हैं। एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट डिएट्रा मैक्लॉस्की और आर्जो क्लैमर का कहना है कि एडवर्टाइजिंग, काउंसलिंग, कंसल्टिंग और बाकी सर्विसेज के द्वारा से बताई गई कहानियां अमेरिका के ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को 25% तक योगदान देती है। इसका मतलब ये है कि आर्ट डायरेक्टेड सोच अमेरिकी इकोनॉमी के लिए लगभग $1 ट्रिलियन लाती है। रॉबर्ट मैककी हॉलीवुड के सबसे इंस्पिरेशनल लोगों में से एक है। वह एक आर्ट डायरेक्टेड थिंकर है जिनमें बहुत क्रिएटिविटी है, लेकिन उनका चेहरा स्क्रीन पर शायद ही हो और उनका नाम आम तौर पर फिल्म क्रेडिट में नहीं बताया गया है। मैकी स्क्रीन राइटर्स को इंस्पायरिंग कहानियां बनाने के तरीके सिखाते हैं। वह पिछले 2 दशकों से अमेरिका और यूरोप में ऐसा कर रहे हैं। मैकी ने जिन स्क्रीन राइटर्स को सिखाया उन्होंने बहुत सारे अवार्ड जीते हैं और उनकी किताबों को कई फिल्म मेकर्स ने यूज किया है। लेकिन हाल ही में कई लोग यहाँ तक कि जो फिल्म बिजनेस से नहीं है, वे रॉबर्ट की काउंसलिंग की तलाश में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहानियां लोगों को ज्यादा छूती है और उनके दिमाग पर एक लंबे समय के लिए छाप छोड़ देती है। एडवर्टाइजर, बिजनेसमैन, कंपनी एग्जीक्यूटिव और यहाँ तक कि पॉलिटिशियन भी अब यादगार और इंस्पायरिंग कहानियां बताना चाहते हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्टोरी टेलिंग नाम का एक मूवमेंट बनाया गया जो ऑर्गेनाइजेशंस को कहानियों को अपने बीच में ही अपने गोल्स को पाने के लिए कैसे यूज करे ये सिखाता था। इसे लीड करने वालों में से एक स्टीव डेनिंग्स एक टाइम वर्ल्ड बैंक के मिडिल एग्जीक्यूटिव थे। उनका कहना है कि ऑर्गेनाइजेशन उनके पीछे पड़ी थी क्योंकि वो लेफ्ट ब्रेन वाले इंसान थे। एक दिन वर्ल्ड बैंक में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ और उसे जॉब से निकाल दिया गया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक को अब आर्ट डायरेक्टेड थिंकर्स की तलाश थी। अपने दिमाग के राइट हिस्से को एक्टिव करने और ज्यादा क्रिएटिव बनाने के लिए स्टीव को अलग तरह से सोचना पड़ा। उन्होंने कहानियों के जरिए एक ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए एक टेक्निक इन्वेंट की। एल डायरेक्टेड अप्रोच मेथड जिसे उन्होंने क्लास में सीखा था वो काफी नहीं थी। सबसे ज्यादा उन्हें आगे बढ़ने के लिए राइट हिस्से की क्रिएटिविटी की जरूरत थी। क्रिएटिविटी और आर्ट डायरेक्टेड अप्रोच को यूज करके स्टीव ने वर्ल्ड बैंक को पहला ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाकर जो बिजनेस पैटर्न सीखने के लिए कहानियों को यूज करता है उसे नॉलेज मैनेजमेंट का लीडर बना दिया। इस तरह से स्टीव को अपनी वैल्यूएबल पोजीशन वापस मिल गई और वो वर्ल्ड बैंक का जरूरी हिस्सा बन गए। ये कहानियों और आर्ट डायरेक्टेड सोच की पावर का एक और सबूत है। अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में सभी सेकेंड ईयर मेडिकल स्टूडेंट्स को नैरेटिव मेडिसिन के सेमिनार में हिस्सा लेना जरूरी हो गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उन्हें पेशेंट से सिर्फ कंप्यूटर की तरह डायग्नोस्टिक सवाल पूछने की बजाय हमदर्दी के साथ सुनने की जरूरत है। हर मरीज की कहानी जानने से ये फ्यूचर में बनने वाले डॉक्टर ट्रीटमेंट या इलाज करते टाइम ज्यादा एक्यूरेट और इफेक्टिव हो सकते हैं। तो इस भरे पूरे युग में लोग पर्पस और मीनिंग और साथ ही साथ खुद को गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब हम अपनी जिंदगी को देखते हैं तो हम इसे सिर्फ कहानियों में ही बता सकते हैं, नंबर में नहीं। इसी तरह कंपनियों ने महसूस किया, रियलाइज किया कि नंबर्स काफी नहीं है। यही रीजन है कि आर्ट डायरेक्टेड थिंकर जो क्रिएटिवली कहानियां बना सकते हैं वे इस मॉडर्न युग में कामयाब होंगे। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं इस समरी के कंक्लूजन तक। मतलब मुद्दा मामला इतना है कि आपने उन गलत धारणाओं के बारे में जाना जो कि लोगों को शुरू में ब्रेन के राइट हिस्से के बारे में थी। आपने सीखा कि मॉडर्न युग में आर्ट डायरेक्टेड सोच सक्सेस के लिए जरूरी है और एल डायरेक्टेड सोच अब काफी नहीं है। आपने द होल न्यू माइंड के बारे में सीखा जो राइट ब्रेन की सोच के सेंसेस को एक्सप्लोर करता है। ये सेंसेस है सिम्फनी, एम्पैथी, मीनिंग और स्टोरीज। सिम्फनी अलग अलग हिस्सों को जोड़कर कुछ नया बनाने की एबिलिटी है। एम्पैथी एक दूसरा इंसान जो फील कर रहा है उसे फील करने की एबिलिटी है। मीनिंग हमारे भरे पूरे मॉडर्न वर्ल्ड में तेजी से हो रहे कम्युनिकेशन में पर्पस खोजने की एबिलिटी है। स्टोरी टेलिंग इंस्पायर करने और लंबे टाइम तक रहने वाले छाप छोड़ने की एबिलिटी है। तो आर्ट डायरेक्टेड सोच ही फ्यूचर है। दुनिया ने महसूस किया, रियलाइज किया कि आर्ट डायरेक्टेड थिंकर्स के पास कंप्यूटर के मुकाबले ऑफर करने के कुछ ज्यादा ऑप्शन है और लकीली आप आर्ट डायरेक्टेड थिंकर बन सकते हैं। अपने ब्रेन के राइट हिस्से को अपने दिमाग और अपने जीवन पर रूल करने दे।
और आप खुद को इस मॉडर्न दुनिया में कामयाब होते हुए देखेंगे। और इसी के साथ ये समरी यहीं पर कंप्लीट होती है। इस समरी के बारे में अपनी राय जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख करके कि ये समरी आपको कैसी लगी, ये नया इंसाइट आपको कैसा लगा।